हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा सभी। हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे 11th की फ़िज़िक्स का जो पहला यूनिट है, उसमें कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किए थे इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा। उसमें हमने डिस्कस किया था सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बेटा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो मैंने बताया था कि सिस्टम ऑफ यूनिट एक्चुअली होती क्या है। तो हमने सिस्टम जो पढ़े थे उनमें मेनली हमने पढ़ा था CGS सिस्टम के बारे में, SI सिस्टम के बारे में, MKS सिस्टम के बारे में, FPS सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये सिस्टम बेटा हमने पढ़े थे। इनमें हमने लास्ट में जो सिस्टम पढ़ा था दैट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, ये सिस्टम बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि इस सिस्टम की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बाकी जो सिस्टम है वो सेटिस्फाई नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये सिस्टम जो है इंटरनेशनली अडेप्टेड सिस्टम है। ठीक है, पूरे देश जो हैं, पूरी सभी दुनिया के जितने भी देश हैं जिनमें फिज़िक्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, या हम यूँ कहें कि मेजरमेंट लगभग सभी देशों में होता है, तो मेजरमेंट की जो भी यूनिट्स होती हैं वो इस सिस्टम की यूनिवर्सल यूनिट है सभी। ठीक है, इस सिस्टम की जितनी भी यूनिट हैं वो यूनिवर्सली अडॉप्टेड है। पूरे संसार में, पूरे विश्व में इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। ठीक है, इसलिए ये सिस्टम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम बेटा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस सिस्टम में मैंने बताया था कि आपके पास जो हैं वो 7 तो फंडामेंटल यूनिट हैं। कितनी यूनिट हैं? 7 फंडामेंटल यूनिट हैं, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है बेटा। कितनी सप्लीमेंट्री यूनिट हैं? 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट और फंडामेंटल यूनिट के बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि फंडामेंटल यूनिट जो हम ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा मीटर। मीटर क्या है? लेंथ की SI यूनिट है। ठीक है, तो 1 मीटर का जो डेफिनेशन है, 1 मीटर की जो परिभाषा है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जितनी भी ऐसी, जैसे मीटर मैंने बताया, इसके अलावा भी इसमें 6 यूनिट और बचेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट रेडियन और स्टेरेडियन, जो कि सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल की यूनिट हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे बेटा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी वेस्टिंग ऑफ टाइम के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, डिफाइन करेंगे मीटर को बेटा। ठीक है, मीटर। तो मीटर जो है SI यूनिट है बेटा, किसकी? SI यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ कहो या डिस्टेंस कहो, डिस्टेंस भी वही बात है, लेंथ भी वही बात है। ठीक है, तो 1 मीटर की डेफिनेशन बेटा आप ले सकते हो कि जैसे लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ठीक है, किसमें है ये? वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम का मतलब होता है जहां कुछ भी ना हो। ठीक है, वैक्यूम में अगर हम बात करें तो अगर किसी चैम्बर के अंदर, कोई चैम्बर है, कोई ऐसी आपके पास ऐसी जगह है जो बंद है, इसमें जितना भी मैटर प्रेजेंट है उसको आप बाहर निकाल दो सारे को, सॉलिड, लिक्विड, गैस, whatever be the type of matter present in this chamber, exclude all that material, all that matter from this chamber, then the things which remains after doing so will be known as vacuum। जो चीज़ इसमें बचेगी
यानी कुछ भी नहीं बचेगा, तो कुछ भी नहीं का मतलब होता है वैक्यूम। ठीक है, यानी जहाँ कुछ भी ना हो तो हम बोलते हैं वैक्यूम। तो वैक्यूम में जो लाइट है वो इस स्पीड से दौड़ती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 मीटर को डिफाइन करेंगे बेटा। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे कि 3 लाख किलोमीटर यानी कि 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल करता है लाइट कितने मिनट में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। ठीक है, तो 1 मीटर कितने टाइम में ट्रेवल करेगा बेटा, 1/3 × 10⁸ सेकंड में। समझ में आई बात है, यानी इतने टाइम में जो डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करेगी दैट इज 1 मीटर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है बेटा, आपने ये यूनिटरी मेथड पढ़ा है, एकक नियम पढ़ा है 4वीं 5वीं क्लासों में। ठीक है, तो इट इज द, या हम ऐसे लिखे इसको, 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1/3 × 10⁸ सेकंड। कितने सेकंड में, 1/3 × 10⁸ सेकंड में। इन वैक्यूम, बात वैक्यूम की हो रही है बेटा यहाँ पे। क्यों वैक्यूम की बात कर रहे हैं, क्योंकि लाइट की स्पीड डिफरेंट जो मीडियम आप देख रहे हैं, जैसे ग्लास है, हवा है, पानी है, गैसेज हैं, इनमें लाइट की स्पीड बेटा अलग अलग होती है, क्योंकि आपने 10th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, कि लाइट की जो स्पीड है उस मटेरियल मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, अपवर्तनांक पे निर्भर करती है जिस मीडियम में से वो पास हो रही है। ठीक है, तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा वैक्यूम का ही होता है, इसलिए स्पीड किस में ज़्यादा होगी, वैक्यूम में ही ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वैक्यूम, सॉरी, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसके। ठीक है, तो लिस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वैक्यूम का है, तो स्पीड सबसे ज़्यादा वैक्यूम में ही होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी 1 मीटर की डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड को। सेकंड को हम नोट करते हैं छोटे एस से, स्मॉल एस। ठीक है, लोअर केस में जो एस होता है उससे नोट करते हैं इसको। और ये किसकी एसआई यूनिट है बेटा, ये टाइम की एसआई यूनिट है। इट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, एसआई यूनिट ऑफ टाइम, समय की इकाई है ये। और इसी डेफिनेशन की तरह जैसे हमने ये ऊपर बताया कि 1 सेकंड में जो ट्रेवलिंग जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये डिस्टेंस है कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो यहां से ये डेफिनेशन 1 सेकंड की यहां से बन गई। ठीक है, तो इस चीज को हम यूज कर रहे हैं यहां भी। ठीक है, तो इट इज द टाइम टेकन, इट इज द टाइम टेकन बाय लाइट it is the time taken by light to travel 3 × 10⁸ meter distance. It is the time taken by the light to travel 3 × 10⁸ meter distance in vacuum. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है बेटा, याद करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। डेफिनेशन और भी मिल जाएंगी आपको, लेकिन वो डेफिनेशन थोड़ी सी आपके स्कोप से ऊपर चली जाएंगी। जैसे अगर आप एक दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो उसमें हम हाइपरफाइन लेवल की बात करते हैं, ट्रांजिशन की बात करते हैं। ठीक है, सीजीएम एटम के ट्रांजिशन होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में। अब ये सारी चीज़ें जो हैं अभी तक आई थिंक 10th क्लास तक आपने नहीं पढ़ रखी कि क्या ग्राउंड स्टेट होता है, क्या हाइपरफाइन लेवल होता है,
सीजियम एटम में हम किस ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं। इसलिए आप ये सिंपल सी डेफिनेशन याद करें कि 1 सेकंड जो होता है वो ऐसा समय है जिसमें लाइट 3 लाख किलोमीटर यानी 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल कर लेती, किसमें, वैक्यूम में। ठीक है, 1 सेकंड में इतनी दूरी तय कर लेगी लाइट जब वैक्यूम में से ट्रेवल करेगी। ठीक है, इसके बाद तीसरी डेफिनेशन है बेटा, जैसे ये लेंथ की हमने बात की है, हम टाइम की बात कर रहे हैं, मास की बात करेंगे तो मास की जो यूनिट है बेटा, SI यूनिट, वो है किलोग्राम। क्या यूनिट है, किलोग्राम। और किलोग्राम का सिंबल क्या है बेटा, स्मॉल के स्मॉल जी। ठीक है, तो क्या लिखें, किसकी यूनिट है ये, इट इज द SI यूनिट ऑफ मास। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे, इट इज द मास ऑफ ए सिलेंडर it is the mass of a cylinder made of platinum and iridium alloy of height equal to radius, preserved at सेवरस एक जगह है बेटा, ये है फ्रांस के अंदर। ठीक है, फ्रांस के अंदर, और फ्रांस के अंदर ये जगह है, तो यहां पर क्या है, इस जगह पे क्या है, यहां पर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, ये एक संस्था है, एक हम यूं कहें कि एक इंस्टीट्यूट है जो वेट और मेजर की देख रेख करता है। पूरे संसार में जो मेजरमेंट का काम होता है या वेजिंग का काम होता है, किसी चीज को मापने का जो काम होता है, यूनिट का काम होता है, वो इसकी देख रेख में होता है। किसकी देख रेख में, ये इंटरनेशनल ब्यूरो है, इसकी देख रेख में होगा, ये संस्था है। तो ये संस्था का जो केंद्र है, जो हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है, वो कहाँ है, सेवरस में है, ये जो कि फ्रांस में स्थित है। ठीक है, फ्रांस में सिचुएट है। तो इस जगह पे, इस लेबोरेटरी के अंदर एक ऐसा सिलेंडर है जिसकी ऊंचाई, जिसकी हाइट उसकी रेडियस के बराबर है। यानी ये जो हाइट होगी इस सिलेंडर की, ये इसी सिलेंडर की रेडियस के बराबर होगी, और इसका जो कंपोजिशन मटेरियल है वो एक अलॉय है, एक मिश्र धातु है, किसकी, प्लेटिनम की और इरिडियम की। ठीक है, प्लेटिनम इसमें 90% है और इरिडियम इसमें 10% है। तो इस तरह से इस अलॉय से एक सिलेंडर बनाया गया जिसकी ऊंचाई इस सिलेंडर की रेडियस के बराबर है। तो इस सिलेंडर का जो भी मास बनता है, ठीक है, वो मास जो होगा वो 1 किलोग्राम माना गया है। ठीक है, जैसे आप देसी भाषा में अगर कहें तो गांव में कई बार अगर आपके पास वेट नहीं होते तो हम क्या करते हैं, ईंट के टुकड़े कर लेते हैं 2, ठीक है, और उनसे हम कोई भी बाट बना लेते हैं, कोई भी वेट बना लेते हैं। आपने देखा भी होगा कई बार दुकानदार भी, हालांकि ये चीजें गलत होती हैं, इनका यूज करता है। ठीक है, पत्थर को एक बाट बना लेगा, पत्थर को वेट बना लेगा। ठीक है,
तो उसी तरीके से ये ब्लॉक जो है ये अलॉय का है, इसको भी 1 किलोग्राम माना गया है, ठीक है। और इसको प्रिजर्व कर दिया, इसको संरक्षित कर दिया ताकि इसको जंग वगैरह न लगे, ये खराब ना हो, ठीक है। इसको प्रिजर्व कर दिया, जैसे हम अचार वगैरह चटनी वगैरह को कुछ पदार्थ डाल के उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, संरक्षित कर लेते हैं ताकि वो खराब ना हो। इसी तरह से इसको जंग वगैरह न लगे तो इसको अलॉय का बनाया गया है, ठीक है। और इसको प्रिजर्व करके रखा गया है कहाँ, इस जगह पे जो कि फ्रांस में है, ठीक है। तो ये हमने किलोग्राम को डिफाइन किया बेटा। एक बार आप ब्यूरो की स्पेलिंग जरूर चेक कर लेना, ठीक है, ब्यूरो की स्पेलिंग। तो चौथे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे केल्विन बेटा। केल्विन क्या है, केल्विन लॉर्ड केल्विन के नाम से एक यूनिट बनाई गई है बेटा, जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट है। किसकी यूनिट है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट है केल्विन। केल्विन का जो सिंबल है वो के है, कैपिटल के। इट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की क्या है ये, एसआई यूनिट है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वाटर के ट्रिपल पॉइंट की बात करेंगे बेटा। ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का ट्रिपल पॉइंट वो होता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे सब्सटेंस की सॉलिड, लिक्विड और गैसियस यानी तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाएं ही एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, एक साथ एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। यानी एक साथ वो सॉलिड भी होगा, उसी तापमान पे लिक्विड भी होगा और उसी तापमान पे गैस भी होगा, ठीक है। तो पानी जो है वो इन तीनों अवस्थाओं में 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन पे एग्जिस्ट करता है, 273 केल्विन पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो 273 को अगर हम 273 केल्विन को हम 273 से ही भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट है, वाटर का ट्रिपल पॉइंट जो कि 273 केल्विन है, इसका अगर हम कर दें 1/273वां हिस्सा तो क्या आ जाएगा, 1 केल्विन आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, इट इज द 1/273 फ्रैक्शन ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, यानी जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट है उसका 1/273वां हिस्सा, उसको क्या कहेंगे, 1 केल्विन कहेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मैंने बताया जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, वो है 273 केल्विन, ठीक है। और मैं अगर इसको डिवाइड कर दूंगा, इसको मैं चलो मान लेता हूं T, ठीक है। तो T ट्राई को अगर हम डिवाइड कर देंगे 1/273 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 केल्विन आ जाएगा, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। इसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे 5वें नंबर पे जो हमारी यूनिट है एम्पियर। किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट की है। आपने 10वीं क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था बेटा, 12वां लेसन था एनसीईआरटी की बुक के अंदर। कौन सा लेसन था, इलेक्ट्रिसिटी। याद आया, बिल्कुल याद आ गया वह, क्योंकि अभी तो आपके पेपर, साइंस का पेपर तो अभी हुआ ही नहीं था आपका। जैसे आप अगर हरियाणा बोर्ड से हैं तो साइंस का पेपर अभी नहीं हुआ था आपका, ठीक है, करीब 1-1.5 महीना पहले की बात है। तो एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है बेटा, एसआई यूनिट। तो 5वें नंबर पे हम बात करेंगे एम्पियर की। एम्पियर, एम्पियर का सिंबल है ए। तो इट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
करंट बहुत तरह का होता है, वाटर करंट भी होता है, एयर करंट भी होता है, यहाँ हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी जब ग्रुप में कोई चीज़ चलती है, बहुत सी चीज़ें साथ में चलती है, तो वो उन चीज़ों का करंट होता है, धारा होती है उनकी। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की धारा को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन +2 की जो फिजिक्स है उसके अंदर से ली गई है बेटा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है। 2 कंडक्टर ले लिया आपने, 2 चालक ले लिए, जिनमें से बराबर बराबर मात्रा में विद्युत धारा पास हो रही है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको मैंने मान लिया कि दोनों में से 1-1 एम्पियर करंट जो है जा रहा है। ठीक है, और ये जो कंडक्टर हैं, ये जो वायर्स हैं, एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं जिसको हमने मान लिया 1 मीटर। ठीक है, और किसके अंदर रखे हुए हैं? ये वैक्यूम के अंदर रखे हुए हैं बेटा। किसके अंदर रखे हुए हैं? वैक्यूम के अंदर। कहाँ रखे हुए हैं? वैक्यूम के अंदर, 1 मीटर की दूरी पे एक दूसरे से रखे हुए हैं। और ये जो हैं इन्फिनिटी लेंथ के हैं। कितनी लेंथ के हैं? इन्फिनिटी लेंथ के हैं। और इनका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, इनका जो क्षेत्र है, इनका जो एरिया है, यानी इनकी थिकनेस की बात हम करें, डायमीटर की बात करें, वो नेग्लिजिबल है। क्या है? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबली स्मॉल हम कह सकते हैं, नेग्लिजिबली स्मॉल, यानी बहुत ही कम है, बिल्कुल पतले हैं ये, इस तरह से माने। तो ऐसे केस में अगर ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे के ऊपर इकाई लंबाई के ऊपर, यानी यूनिट लेंथ के ऊपर 2 × 10⁻⁻⁷ 2 × 10⁻⁻⁷ का अगर एक फोर्स लगा दें, ये इस पे लगा दे और ये इस पे लगा दे, इकाई लंबाई के ऊपर, क्योंकि इन्फिनिटी लेंथ हो गई तो हम पूरी लेंथ की तो बात ही नहीं कर सकते, हम बोल रहे हैं इकाई लंबाई, यानी 1 मीटर। 1 मीटर के ऊपर अगर ये इसके ऊपर इतना फोर्स लगा देगा और ये भी इतना ही फोर्स लगा देगा, हम कहेंगे जिसके कारण एक दूसरे के ऊपर इतना फोर्स लगा रहे हैं यूनिट लंबाई के ऊपर, यूनिट लेंथ के ऊपर, वो करंट इनमें से जो बह रहा है उसको हम 1 एम्पियर मानेंगे। यानी 1 एम्पियर करंट जो है दोनों के अंदर से बहेगा, तो तभी ये ऐसा काम, ऐसे जो फोर्स लग रहा है इन पे, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 एम्पियर इज that much current which when maintained या which when flows in two parallel infinite कंडक्टर। इनफाइनाइट, अब यहां जोड़ दो आप, इनफाइनाइट थिन कंडक्टर। थिन का मतलब एरिया बहुत कम, पतले हैं बिल्कुल ये। ठीक है, इनफाइनाइट थिन कंडक्टर्स प्लेस्ड इन वैक्यूम 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर अपार्ट, यानी एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे। अब देखो डेफिनेशन जो है, 1 एम्पियर इज दैट मच करंट विच व्हेन फ्लोज इन 2 पैरेलल इनफाइनाइट थिन कंडक्टर्स प्लेस्ड इन वैक्यूम 1 मीटर अपार्ट shall exert a force of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन ऑन न्यूटन पर मीटर, कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर ऑन ईच अदर। ठीक है, यानी 1 एम्पियर अगर आप करंट दोनों में से मान रहे हो, तो 1 एम्पियर वो करंट है दोनों के अंदर जो उन्हें इस लायक बना देगा कि वो एक दूसरे के ऊपर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, कब लगाएंगे? जब वो 1 मीटर की दूरी पे होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट होंगे, थिन होंगे और वैक्यूम में रखे हुए होंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, ये सिंपल से सिंपल डेफिनेशन आपको बता दी। ठीक है, तो इसको आप एक बार लिखेंगे फिर याद करेंगे। ठीक है,
बिना याद करे लिख के देखो एक बार। आप इसको पहले कॉपी में लिख के देख लो, ठीक है। आधी डेफिनेशन आपको तुरंत याद हो जाएगी। पूरी फिजिक्स में जो बच्चे नए हैं, जिनको फिजिक्स थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगेगा शुरू में, तो वो लिख लिख के पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद वो चीज़ें अपने आप याद होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जब आप लिख के देखते हैं तो आधी डेफिनेशन आपको वैसे ही याद हो जाती है, ठीक है। फिर उसको याद करो, फिर लिख के देखो। ऐसा आपने हर बार नहीं करना पड़ेगा, आपको 3-4 महीने ही मुश्किल से करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वैसे ही आपको डेफिनेशन पढ़ने से 1-2 बार याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको लिखने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। और जब तक लिख के नहीं देखोगे, चीज़ें जो हैं वो मुश्किल ही रहेंगी। आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। ये नहीं कि आपने 4-5 दिन या 10 दिन 15 दिन फिजिक्स पढ़ा और आपको लगा कि ये तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं या स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपसे पहले बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको सेम प्रॉब्लम आई, लेकिन वो आज जो हैं सक्सेसफुली किसी न किसी एक सेटिस्फैक्ट्री जगह पे हैं, जिन्होंने मेडिकल या नॉन मेडिकल से +2 की है और अच्छे मार्क्स के साथ की है, ठीक है। कोई बीटेक कर रहा है आईआईटी से, कोई एमटेक कर रहा है, ठीक है। आपके जैसे ही बच्चे थे वो, ठीक है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, ठीक है। चीज़ें बिल्कुल ईजी हैं, ठीक है। इसके बाद अगली डेफिनेशन बेटा पढ़ेंगे हम, डिफाइन करेंगे, दैट इज 1 कैंडेला। 1 कैंडेला, ठीक है। कैंडेला की जो एब्रीवेशन है वो C_d, और मैंने ये यूनिट आपको बताई थी कि ये यूनिट जो है लुमिनस इंटेंसिटी का SI यूनिट है। इट इज द SI यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है बेटा? प्रकाश की तीव्रता होती है। ये किसी बल्ब से अगर प्रकाश आ रहा है तो कितना प्रकाश आ रहा है, कितनी लाइट आ रही है, उस लाइट की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाई गई है जिसको हमने कहा कैंडेला, ठीक है। तो कैंडेला जो है इसका एब्रीवेशन है CD। तो 1 कैंडेला इज the light, is the amount of light emitted in form of radiation by a source of frequency 540 into 10⁻12 Hz and of power 1/683 watt per radian in a given direction, ठीक है। अब इसको समझो बेटा, ये बहुत ही इजी डेफिनेशन है कि एक सोर्स है बेटा, जैसे हमारे पास कोई बल्ब है, कोई LED है, ठीक है। तो एक निश्चित दिशा हम मान लेते हैं कि ये दिशा है, इस दिशा में लाइट इमिट हो रही है बेटा, इस तरीके से लाइट जा रही है इस सोर्स से बाहर की तरफ, हर दिशा में जा रही है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक सॉलिड एंगल डिफाइन कर रहे हैं। जैसे आपने सॉफ्टी देखी होगी बेटा, सॉफ्टी जो आइसक्रीम हम खाते हैं, उस सॉफ्टी में भी डाल के खाते हैं कई बार। तो सॉफ्टी में जो एंगल बनता है इस तरह से, अंदर जो एंगल बनेगा 3D में, उस 3D में जो एंगल जो बन रहा है उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम डिफाइन करेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट भी है सॉलिड एंगल की, स्टेरेडियन, ठीक है। तो स्टेरेडियन जो है
एक स्टेरेडियन की बात करेंगे तो ये सॉलिड एंगल जो है एक स्टेरेडियन का हमने ले लिया। फॉर एग्जांपल ये जो सॉलिड एंगल बन रहा है ये एक स्टेरेडियन का है बेटा, इतना। तो इसमें ये लाइट की रेज आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, देखो इसमें आ रही है ना इतनी है, ठीक है। 3D में आएंगी इस तरह से, ठीक है। यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, यानी एक बंडल होगा, ठीक है। तो ये लाइट जो है एक स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल हमने मान लिया। इस एक स्टेरेडियन में जो लाइट आ रही है गिवन डायरेक्शन के अंदर, इस दिशा में, ठीक है। और इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 540×10⁻12 हर्ज अगर हो, ठीक है। और इसकी पावर 1 स्टेरेडियन में जो लाइट आ रही है उसकी पावर 683 1/683 वाट हो, ठीक है। तो इतनी लाइट जो होगी इसको हम 1 कैंडेला कहेंगे। 1 कैंडेला वो लाइट होगी एक दी गई दिशा में जिसकी फ्रीक्वेंसी 540×10⁻12 हर्ज और जिसकी पावर 1/683 वाट होगी। कब? जब वो एक स्टेरेडियन के एंगल में से होके आएगी, यानी एक स्टेरेडियन के अंदर वो आएगी इतनी लाइट। सपोज ये 1 स्टेरेडियन है तो इसमें अगर लाइट आ रही है इतने एंगल में, ठीक है, इस तरह से फैलेगी। तो इस लाइट की अगर पावर 1/683 वाट है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो इस स्टेरेडियन में इस सोर्स से जो लाइट निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, तो ऐसे केस में जो भी लाइट इस 1 स्टेरेडियन के एंगल में होगी उसको 1 कैंडेला कहेंगे, ठीक है, एक दी गई दिशा में, ठीक है। तो ये थी 1 कैंडेला की डेफिनेशन, यानी लाइट की अमाउंट है ये, ठीक है। कौन सी लाइट की अमाउंट है? जो एक स्टेरेडियन एंगल में है और जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है और जिसकी पावर 1/683 वोट है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन जो लाइट सेटिस्फाई कर रही है उस लाइट की क्वांटिटी को, उसकी मात्रा को हम क्या कहेंगे? 1 कैंडेला कहेंगे, ठीक है। तो चलिए आखिरी डेफिनेशन है जो फंडामेंटल यूनिट की, दैट इज मोल, ठीक है। मोल बेटा केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है और हम फिजिक्स की जो ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स वहाँ पर इसका यूज करते हैं बेटा। तो मोल जो है उसका एब्रीवेशन MOL होता है और ये किसकी SI यूनिट है बेटा? इट इज़ द SI यूनिट ऑफ it is the SI unit of quantity of matter, यानी कोई भी चीज अगर मापनी है तो वो एक क्वांटिटी होगी उस मैटर की क्वांटिटी को हम मोल में मापते हैं बेटा। जैसे कोई भी लिक्विड है, कोई भी सॉलिड है तो उसका मोल होता है, ठीक है, मेजरमेंट जो यूनिट है मोल होगा। तो 1 मोल is the amount of matter which contains as many elementary entities as there are atoms present in 12 gram of pure कार्बन 12, ठीक है। कार्बन 12 612 हम यहां लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन 12 ग्राम का 12 ग्राम हमने ले लिया। इसमें जितने एटम होंगे, ठीक है, कितने एटम होंगे? देखो इसको डेफिनेशन को हम समझे पहले। अब देखो इसको हम कैसे समझें, कुछ इस तरीके से बेटा।
कि जो कार्बन का 12 ग्राम है उसमें सपोज करो n एटम है। कितने एटम हैं? n एटम्स हैं। मैं मान के चल रहा हूं n एटम्स हैं। तो ये n एटम्स जो हैं, अब मैंने मान लिया कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है जिसका हमने 1 मोल डिफाइन करना है, और वो जो मटेरियल है वो सपोज करो आपके पास कॉमन साल्ट है, साधारण नमक जो आप घरों में यूज करते हैं। इस साधारण नमक का आप छोटे से छोटा कण ले लो, बिल्कुल छोटा कण, ठीक है। और वो छोटा कण जो है उसको हम सपोज मोलिक्यूल मान रहे हैं। अभी क्या मान रहे हैं? मोलिक्यूल, अणु। या आप एक कोई छोटा कण अपने हिसाब से मान लो कि जैसे कण ए हो गया, कोई पार्टिकल हो गया ए वो कण है छोटे से छोटा जो कॉमन साल्ट का एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल जिनसे कॉमन साल्ट मिलके बना है, आपने इकट्ठे करने हैं। इस तरह से इकट्ठे कर लो इनको, इस तरह से इकट्ठे कर लिए, इनका ढेर बन गया। और ये कितने हो जाएं? जब रुको, ये इतने हो जाएं कि जितने 12 ग्राम में, कार्बन के 12 ग्राम में एटम है, यानी n जब ये हो जाएं, यानी ये सारे मिलके n हो जाएं। n क्या है? कार्बन के 12 ग्राम में एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है। यानी कार्बन का 12 ग्राम अगर आपने वेट कर लिया, उसमें इतने एटम है, n एटम है, तो आपने नमक के n पार्टिकल ही लेने हैं, n एलिमेंट्री पार्टिकल ही लेने हैं। जब ये n हो जाएंगे सारे, तो इनका आप क्या करो? वेट कर लो, ठीक है। या आप यूं कहें कि जब ये इतने हो जाएंगे, n हो जाएंगे, तो इन n पार्टिकल का जो ग्रुप है, जो भी मटेरियल बनेगा कॉमन साल्ट का, इस कॉमन साल्ट की अमाउंट को क्या कहेंगे? हम 1 मोल कहेंगे। किसका 1 मोल कहेंगे? 1 मोल ऑफ ए साल्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से वो हमने 1 मोल को डिफाइन किया यहां पे। तो 1 मोल जो है किसी भी मैटर की वो क्वांटिटी है जिसमें उतने ही पार्टिकल होते हैं जितने की कार्बन के 12 ग्राम में एटम होते हैं। सीधी सी बात है, बिल्कुल, ठीक है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने 7 फंडामेंटल यूनिट की बात की। अगले वीडियो में हम 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिफाइन करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, छोटे लेवल पे और बड़े लेवल पे, यानी माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे जो प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं, लेंथ की, मास की, टाइम की, एरिया की, प्रेशर की, ठीक है। और कुछ प्रीफिक्सेस होंगे मेजरमेंट के, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया बेटा, तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएंगे, ठीक है। और चैनल के ऊपर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। उससे क्या होगा कि आपको जो वीडियो आगे हम लेके आएंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्दी मिलेगी, तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ही वीडियो डालेंगे तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये इस तरह के जो टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने को मिले, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आपका इस वीडियो से रिलेटेड है तो कमेंट सेक्शन में आपका बहुत बहुत वेलकम है बेटा, स्वागत है। आप वहाँ कमेंट सेक्शन में जाके हमसे वो प्रॉब्लम जो है शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।